Hello everyone. Today I am going to tell you about Panchkarma. What is Panchkarma? एक्चुअली क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे इस वीडियो को बनाने की, रिकॉर्ड करने की, क्योंकि एलोपैथ के बारे में हर कोई जानता है बट हमारे आयुर्वेद को कोई नहीं जानता है। अभी किसी से कह दो कि विरेचन कराएंगे आपका, तो वो नहीं जानते व्हाट इज़ विरेचन, डर जाते हैं, बोलते हैं क्या है ये, कैसे होता है, तो नॉलेज नहीं है। तो अवेयर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों को बहुत सारा मिथ है आयुर्वेद को लेके। उन्हें लगता है कि मालिश कर देना ही आयुर्वेद है और समथिंग, या फिर भाप देना, मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऐसे ही तो देना है। मैंने एक बार एक डॉक्टर थे और वो बीएमएस नहीं किया उन्होंने, बट आयुर्वेदिक फील्ड से नहीं थे, बट वो जो है जानते थे हमारी पैथी को। तो वो क्या कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, ऐसे ही करा दो, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एलोपैथ और आयुर्वेद में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जो एलोपैथ है वो जनरलाइजेशन फॉलो करता है, जबकि हमारा आयुर्वेद कस्टमाइजेशन फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे अगर आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो एलोपैथ वाला डॉक्टर क्या करेगा, मतलब एलोपैथी में क्या होगा कि वो आपको सबको पैरासीटामोल देंगे, राइट। बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आपकी प्रकृति दोष के अकॉर्डिंग वो आपको दवा देंगे, चाहे आपको कोई भी बुखार हो, है ना, सब। लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्नाइज होगा। किसी में वातज ज्वर है तो उस हिसाब से दवा देंगे, कफज है तो दूसरी दवा देंगे, और पित्तज है तो दूसरी दवा देंगे। तो ये मेन डिफरेंस है कि आयुर्वेदा कस्टमाइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पंचकर्मा की। मेन मोटिव मेरा यही था कि मुझे पंचकर्मा के बारे में बताना है, तो स्टार्ट करती हूँ। पंचकर्मा में इसका नाम ही पंचकर्म है, तो मतलब इसमें 5 कर्म इंक्लूडेड हैं। और वो 5 कर्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य एंड रक्तमोक्षण। ये 5 प्रोसीजर्स आते हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है, लेकिन बारी बारी से समझेंगे तो सब समझ में आएगा आपको। पहले आपको वात पित्त कफ को समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए वात पित्त कफ जो है उसका प्लेस क्या है हमारी बॉडी में, उससे बिल्कुल मोटा मोटा समझेंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल जाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो नाभि और हृदय ये हमारा बेस है, उससे समझते हैं, ठीक है। तो हृदय के ऊपर जितना भी प्लेस है हमारा, वो सब कफ का प्लेस है, ठीक है। हृदय मतलब हार्ट, तो हार्ट के ऊपर जितना भी हमारा प्लेस है वो सब क्या है? कफ का प्लेस है, ठीक। और नाभि और हृदय के बीच में हमारा पित्त रहता है, पित्त इंक्लूड है, ठीक है। और नाभि के नीचे वाले प्रदेश में सारा वायु का प्रदेश है, ओके। और कफ जो है तर्पण का कार्य करता है ना, कफ शक्ति देता है, तो इसी वजह से वो ज़्यादातर ऊपर रहता है कि आपका नरिशमेंट होता रहे, आप बोलते रहें, आपके जितने भी कार्य हैं वो सब होते रहें। पित्त क्या करता है? पित्त जो होता है, पित्त को आप हार्मोन से ले सकते हैं, सिक्रीशन से ले सकते हैं, जैसे HCl है ना, जो हमारे स्टमक में एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, वो सब पित्त है। तो इसलिए वो नाभि और हृदय के बीच में है, ठीक है। और जो वात है मेन नर्व से रिलेटेड है, और जितने भी फंक्शंस करवाया जा रहा है बॉडी में, हो रही है, वो सब वात से ही फैसिलिटेट हो रही है। जैसे वात होता है मूव करता रहता है ना, वैसे ही नर्व्स क्या करती हैं? मैसेजेस सेंड करती हैं। वायु जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैनेज करता है ना, जैसे मूत्र आपका अधोगति जा रहा है तो कैसे जा रहा है? बिकॉज वहाँ पर अपान वायु है। तो ऐसे ही वात जो होती है वो सबको रेगुलेट करने वाली है, तो इसलिए वो सबसे नीचे रहती है। अब इसको बारी बारी से समझते हैं कि वमन क्या है, विरेचन क्या है, बस्ती क्या है, और नस्य और रक्तमोक्षण क्या है। तो वमन जो है, वमन मेनली कफज डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है, जहाँ पर कफ ज़्यादा हो, मतलब बाकी सारे दोषों से। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती है जिसमें सिर्फ सिंगल दोष इन्वॉल्व हो, कि मैंने कह दिया ये तो कफज डिसऑर्डर है तो बस अब उसमें कफ ही इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होता है। पित्त और वात भी इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी हद तक, पर कफ ज़्यादा है इसलिए हम वमन करा रहे हैं, इसलिए हमें वमन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये हमेशा माइंड में रखना है कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दोष इन्वॉल्व है, कि अगर मुझको कुछ हो गया है और डॉक्टर ने कहा तो कफ नहीं, आपको बैलेंस डाइट भी लेनी होगी उसके साथ।
तो अब वमन में होता क्या क्या है वो समझते हैं। वमन कहते किसको हैं? तो वमन जो है ना, ये एक फिजियोलॉजिकल है, जबकि जो आपको वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, वो पैथोलॉजिकल है। मतलब जो छर्दी, मतलब जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वॉमिटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि इनको वॉमिटिंग हो रही है ना, तो उसको एक्चुअली में छर्दी कहा जाता है आयुर्वेद में। तो छर्दी पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब कोई बीमारी है, ठीक है। लेकिन जो वमन है वो हम फिजियोलॉजिकली जनरेट करते हैं पेशेंट में। और उसको करते कैसे हैं? होता क्या है, वमन जो है जब हम कफस डिसऑर्डर, हमारा कफ जो है हृदय के ऊपर है, तो हम उसको कहाँ से निकालेंगे? ऊर्ध्व मार्ग से ही निकालेंगे, मतलब ऊपर के ही तरफ से निकाल सकते हैं कफ को, अगर ज़्यादा हो गया है तो हम उसको माउथ के थ्रू निकालते हैं। अब माउथ के थ्रू निकालते कैसे हैं? उसमें हम सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो 15 दिन तक दीपन पाचन करते हैं। मतलब जो भी हमारे दोष हैं बॉडी में, उनको पचाने का काम करते हैं। अब अग्नि को बढ़ाते हैं ताकि वो दोष पच सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो पच जाएं और जो है बाहर निकल जाएं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आपका स्नेहन होता है, स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान क्या होता है? स्नेहपान में आपको घृत एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है 3 से 4 दिन के लिए, और उससे आपकी सारी बॉडी, मतलब अंदर बिल्कुल लेयर बन जाती है घृत की। स्नेहपान उसी को बोलते हैं, मतलब पूरा स्नेहित हो जाती है आपकी बॉडी, और उसी को स्नेहपान बोलते हैं। जब स्नेहन अंदर से हो जाता है तो फिर हम पेशेंट को 1 दिन का रेस्ट देते हैं। और ये जो पूरा स्नेहपान वाला टाइम है ना, जितने टाइम हम आपको घृत पिलाते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी का पूरा स्नेहन करते हैं। स्नेहन मतलब ऊपर से भी आपको तेल लगाया जाता है सुबह, और भाप दिया जाता है, स्वेदन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 दिन का वमन में 1 दिन का रेस्ट देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? आपको जिस दिन वमन कराना है उस दिन सुबह सुबह आपको वमन की औषधियाँ दी जाएंगी, जिससे आपको फिजियोलॉजिकली वमन यानी कि वॉमिटिंग जनरेट हो, ठीक है। तो वो मेडिसिन्स लेने के बाद पेशेंट वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है, और उसके वेग होते हैं वो हम गिनते हैं, और उसके लक्षण होते हैं कि कैसा दिखेगा, तो उस टाइम पे हमें वो रोक देना है, वो रुक जाएगा। तो वो सब हम नोट करते हुए पेशेंट को ठीक करते हैं। तो वमन में हम क्या कराते हैं? वमन में हम बेसिकली वॉमिटिंग कराते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हमने उसे जनरेट किया है, ओके। और इससे क्या होता है? आपका सारा कफ ऊर्ध्व मार्ग से निकल आता है और आप कफस डिसऑर्डर से बच जाते हैं। वमन, विरेचन या कोई भी पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है, आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना ही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है, ठीक है। तो इसको स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं और बीमार व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका वमन का प्रोसीजर। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे से कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं या फिर क्या प्रोसीजर है। उसके बाद बात करते हैं विरेचन की। विरेचन इज़ डन फॉर पित्तज डिसऑर्डर्स। हमारा पित्त कहाँ रहता है? अभी मैंने बताया था ना, हृदय एंड नाभि के बीच में। जितने भी सिक्रीशंस हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, वो सब पित्त की वजह से होते हैं। तो वहाँ पर हम विरेचन परफॉर्म करते हैं। विरेचन क्या है? अच्छा, एक होता है अतिसार, मतलब लूज़ मोशंस। आपने फेस किया होगा, कभी कभी आपको लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो लूज़ मोशंस क्या होते हैं? वो पैथोलॉजिकल है, हाँ यस सॉरी, पैथोलॉजिकल है। और जो हम विरेचन कराते हैं वो फिजियोलॉजिकल है, वो हम जनरेट कर रहे हैं पेशेंट में, वो उसको हुआ नहीं है, हम उसे जनरेट करेंगे पित्त निकालने के लिए, ठीक है। तो विरेचन में बेसिकली क्या होता है कि हम पेशेंट को दवा देते हैं और पेशेंट बार बार मोशंस जाता है, ठीक है, मोशंस जाता है। और आप ही बताइए, अभी मैंने कहा ना हृदय और नाभि के बीच में पित्त है, तो सबसे करीब मार्ग कौन सा है निकालने का? अधो मार्ग, नीचे से ही निकालेंगे। तो इस वजह से हम गुदा मार्ग को जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट करते हैं, और फिर उसके बाद पेशेंट को बार बार
लूज़ मोशंस होते हैं और वो जाता है और पित्त निकलता रहता है, उसमें भी वेग नोट किया जाता है कि पेशेंट कितनी बार गया, है ना। तो उसका भी सेम प्रोसीजर है कि पहले 15 दिन तक हम दीपन पाचन कराएंगे, जब दोष पच जाएंगे तो हम 3-4 दिन 5 दिन स्नेहपान कराएंगे, मतलब घृत पिलाएंगे और पेशेंट को मसाज करेंगे, उसको स्वेदन देंगे ताकि जो उसके सारे दोष हैं ना वो पिघल करके कोष्ठ में पहुंच जाए, पेट में पहुंच जाएं और फिर उसको बाहर निकालने में आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है स्नेहन स्वेदन ये सब कराना होता है। उसके बाद पेशेंट को विरेचन में 3 दिन का रेस्ट देते हैं, ठीक है। वमन में 1 दिन का इसलिए देते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कफ को उभारना होता है, कफ को निकालना होता है उबाड़ करके। तो जैसे हमने स्नेहपान कराया ना 3 दिन, तो कफ अपने आप बढ़ जाएगा घृतपान कराने से और इन सब से, तो हमारे लिए 1 दिन बाद ही आसान हो जाता है वमन कराना, इसलिए हम 3 दिन का वेट नहीं करते हैं। जबकि विरेचन में क्या होता है कि अब 1 दिन बाद करा नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पे कफ बढ़ा होगा और कफ को अगर हम 1 दिन बाद करा देंगे तो डर होता है कि विरेचन की जगह वमन ना हो जाए, पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए हम विरेचन में 3 दिन का रेस्ट देते हैं। और जब 3 दिन बीत जाते हैं तो पेशेंट को हम मेडिकेटेड मेडिसिन्स देते हैं, मतलब सॉरी एक्चुअली ये अवलेह होता है, जैसे च्यवनप्राश होता है वैसे ही अवलेह आते हैं और वो हम चटाते हैं पेशेंट को, ठीक है। चटाने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद पेशेंट को लूज़ मोशंस होने लगते हैं, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप रेस्ट करो और जब भी मोशन आए तो मोशन जाओ और इलेक्ट्रोलाइट का घोल पीते रहो, है ना, ऐसा। तो वो ऐसा होता रहता है और जब पेशेंट को लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा और उस टाइम पे हम उसे पतली खिचड़ी देते हैं ताकि वो उसको खाए और उसके बाद पेशेंट को, ठीक है, वो रेस्ट करता है पूरे टाइम। और ये है हमारा विरेचन प्रोसीजर। विरेचन में बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, पित्त निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये पित्तस डिसऑर्डर के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने बात कर ली वमन विरेचन, अब नेक्स्ट है हमारा बस्ती। बस्ती क्या है, बस्ती को बोला गया है अर्ध चिकित्सा, मतलब किसी भी बीमारी में अगर आपने बस्ती कर दी तो मैंने आपने आधी चिकित्सा कर दी, ऐसा बोला गया है। क्यों बोला गया है, बिकॉज जो वातस डिसऑर्डर्स है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं पेशेंट में और सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में बताए भी गए, लगभग 80 डिसऑर्डर्स, मतलब 80 डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो वात की वजह से होते हैं। वात एक बहुत ही समझ लीजिए बॉडी को रेगुलेट करने वाली है और दूसरा ये कि अगर वात ना रहे तो जीवन ना रहे, प्राण वायु से हम सांसें ले रहे हैं, तो वायु का महत्व इतना है कि आप अगर वो ना मिले तो आप सांसें ना ले पाएँ और ज़्यादा मिल जाए तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो जाएं, है ना। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वात को मैनेज करना, क्योंकि आजकल हर कोई वात डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक, इसलिए वात को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, बस्ती के बारे में समझेंगे। बस्ती 2 प्रकार की बताई गई है, निरूह बस्ती एंड अनुवासन बस्ती। तो पहले बस्ती का प्रोसीजर समझते हैं, फिर निरूह और अनुवासन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो लास्ट में मैं बता दूंगी। बस्ती क्या होता है, देखिए विरेचन में हम लूज मोशंस करा रहे थे ना फिजियोलॉजिकली, कैसे, अवलेह चटा करके, ठीक है, पर इसमें हम लूज मोशंस नहीं कराते हैं बस्ती में। बस्ती में आपने सुना होगा एलोपैथ में एनिमा, बट दिस इज़ नॉट एनिमा, बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। एनिमा में क्या होता है, आप कोई भी लिक्विड, जैसे लिक्विड सोप होता है, उससे हम पुश कर देते हैं गुदा मार्ग से और उसके थोड़ी देर बाद वो पॉटी आराम से स्टूल निकल आता है, ठीक है, वो स्टूल को निकालने के लिए होता है बेसिकली। पर जो हमारी बस्ती है वो क्यों है, वो वात को मैनेज करने के लिए। वात क्या है, नर्वस डिसऑर्डर्स जिससे मेनली होता है, वो आपकी वात है। वात एक्चुअली में नर्व से कोरिलेट किया गया है। तो जो हमारी नर्व्स होती हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, आपको पता है, जैसे पाइल्स हुआ होगा या गुदा मार्ग में कोई भी बीमारी हुई होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वहाँ बहुत पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे नर्व्स का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसलिए जो है ना हम बस्ती जो है, बस्ती में क्या होता है, हम या तो मेडिकेटेड ऑयल देते हैं एनिमा के थ्रू,
और या फिर हम एक प्रिपरेशन तैयार करते हैं, जिसे मैं नीरू बस्ती कह रही थी। उसमें क्या होता है, उसमें इतना ऑयल नहीं होता, उसमें मेडिकेशंस होते हैं। जैसे हमने ढेर सारे प्लांट्स के कुछ पत्ते ले लिए और उसका कल्क बनाया, और उसको जो है घृत, शहद, है ना, नमक, इन सब से कोट करके उन सबको मिला करके पका करके एक प्रिपरेशन तैयार किया, और फिर हम उसको पुश करते हैं। और जब हम उसको गुदा मार्ग में डालते हैं तो वहाँ की नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो फंक्शंस को रेगुलेट करने लगती हैं। जो आपके फंक्शंस नहीं हो रहे थे वो आपको कुछ ही दिन में होते हुए नज़र आने लगेंगे। तो इसलिए हम जो है बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल देते हैं या फिर मेडिसिन्स की प्रिपरेशन देते हैं। तो जो अगर हम ऑयल देते हैं, ठीक है, कि हमने अगर कोई ऑयल लिया और उसे पुश कर दिया तो उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। और अगर हमने मेडिसिन्स बना के दी, एक घोल टाइप बना के दिया पेशेंट को, तो उसे हम निरूह बस्ती कहते हैं। जो अनुवासन बस्ती होता है, मतलब अगर आप तेल को पुश कर रहे हैं पेशेंट में, तो पेशेंट को हम खाना खिला कर वो देते हैं कि खाना खा लो, तब हम आपको अनुवासन बस्ती देंगे। पर जो निरूह बस्ती होती है वो आपको खाली पेट ही देना होता है, ठीक है। सुबह सुबह उठे पेशेंट और उसको खाली पेट ही देना है। और इन सब में स्नेहन स्वेदन तो होता ही है। स्नेहन स्वेदन हमारा प्राइमरी है, वो हमें करना ही होता है। स्नेहन स्वेदन का मैंने बताया ही था क्यों करते हैं, ताकि आपको स्नेहन पहले तेल लगाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको स्वेदन मतलब भाप दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, सारे दोष पिघल पिघल के आपके कोष्ठ में आ जाते हैं, मतलब स्टमक में आ जाते हैं। फिर उन्हें ऊर्ध्व या अधोमार्ग से निकालना आसान हो जाता है। तो बस्ती बेसिकली क्या हो गई, एनिमा टाइप हो गई। और वो देते क्यों हैं, वो एनिमा नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, वो एनिमा नहीं है। दिस इज़ नॉट द स्टूल सॉफ्टनर, है ना, ये आपके स्टूल को या मल को निकालने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वातस डिसऑर्डर को ठीक करने वाला है, आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करने वाला है। और इससे अच्छा कोई चिकित्सा नहीं है आयुर्वेद में, वो इसको बोला गया है अर्ध चिकित्सा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बस्ती। फिर उसके बाद मैंने बोला था नस्य एंड रक्त मोक्षण। तो नस्य के बारे में बात करते हैं। नस्य बेसिकली क्या है कि नस्य से समझ में आ रहा है नासिका, राइट। तो नाक से लेते हैं ये। और इसमें होता क्या है नस्य में, कि आपने देखा होगा जब बचपन में हम लोग छोटे रहते हैं तो मम्मी तेल से मालिश करती हैं, फिर 2-3 बूंद नाक में डाल देती हैं, है ना, ताकि वो ट्रैक साफ़ हो जाए। तो होता क्या है कि नाक से जब हम कोई भी ऑयल या फिर कोई भी कल्क का रस, पत्तों का रस जब डालते हैं पेशेंट के अंदर, तो उसे हम नस्य कहते हैं। और कितना बेसिक है ये, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसको किस डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, ऊर्ध्वजत्रुगत बीमारी में इसका मेनली यूज़ किया जाता है। ऊर्ध्वजत्रु मतलब क्लेविकल के ऊपर, जो ये हमारा क्लेविकल बोन होता है, इसके ऊपर जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसको ठीक करने के लिए हम नस्य का प्रयोग करते हैं। नस्य से होता क्या है, नस्य से ये होता है कि देखिए, नस्य के लिए हम कोई भी घृत या फिर तेल का यूज़ करते हैं। मेडिकेटेड घृत ऑफ कोर्स, बिना मेडिसिन के कुछ काम नहीं आने वाला। तो मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घृत यूज़ करते हैं। और उससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है वो लाइपोफिलिक नेचर में है। तो जब उसको लिपिड्स मिलती हैं, तो लिपिड्स ऑलरेडी मतलब आराम से वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती हैं और वहाँ पर मेडिसिन का इफ़ेक्ट शो हो पाता है, तो जिससे हमारी बीमारियाँ सही हो पाती हैं। इसलिए हम नस्य प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक था कि सिर्फ हमें नाक में तेल या घृत की बूंदें डालनी है, दैट इज़ नस्य, ओके। अब हम आते हैं रक्त मोक्षण। व्हाट इज़ रक्त मोक्षण? रक्त मीन्स ब्लड, मोक्षण मीन्स निकालना, लेटिंग गो, है ना। तो उसको निकालते कैसे हैं, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे श्रृंग, जलौका, अलाबू। और ये डिसऑर्डर्स के हिसाब से डिवाइडेड है कि अगर आपको वातस डिसऑर्डर है तो श्रृंग का यूज़ करिए, पित्तस डिसऑर्डर है तो जलौका का यूज़ करिए, एंड कफस डिसऑर्डर है तो अलाबू का प्रयोग करिए, ठीक है। तो श्रृंग, जलौका, अलाबू बिल्कुल नया नया नाम लग रहा होगा ना। श्रृंग मतलब होता है सींग, जैसे गाय की सींग हो गई, है ना। तो पहले ज़माने में हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पर पहले नहीं थे।
तो श्रिंग का यूज़ किया जाता था, और श्रिंग का यूज़ वातस डिसऑर्डर में किया जाता है, ठीक है। और लेकिन अब भी उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। लोग अब सारी चीज़ें हटा करके आयुर्वेद को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अपने क्लिनिक पे श्रिंग रख रहे हैं, जलौका मीन्स जोंक, और इसको पित्तस डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। जोंक रख रहे हैं, अलाबू रख रहे हैं। अलाबू सूखी लौकी को कहते हैं। लौकी आती है ऐसे ऐसे होती है, बिल्कुल, है ना, गोल गोल होती है, और उसको सुखा देते हैं, उसका लूफा निकाल लेते हैं अंदर से जब वो सूख जाती है, और फिर नीचे दिया रख करके उसको उल्टा ढक देते हैं कट करके, तो ब्लड जो होता है उसके अंदर चला जाता है। ऐसे रक्त निकाला जाता है। और सिरा व्यध विधि से भी निकाला जाता है। जैसे हम लोग निडल ले लेते हैं और उसको सिराओं में ऐसे लगा देते हैं जहाँ भी लगाना होता है, और ब्लड आराम से निकलता रहता है। तो ये हो गया रक्त निकालने का। और रक्त निकालते क्यों है? जब आपने सब करके आप थक गए। एक्चुअली में चरक संहिता में क्या बोला गया है कि रक्तज बीमारियां या रक्त मोक्षण, या कब जाने कि हमें रक्त मोक्षण कराना है, या रक्तज व्याधियां हैं पेशेंट को, जब आपने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, वातज का कर लिया, पित्तज का कर लिया, कफज का कर लिया, पर आपको कोई रिलीफ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपको रक्तज डिसऑर्डर है, और अब आपका होगा रक्त मोक्षण, और उसी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो उस कंडीशन में हम रक्त मोक्षण करते हैं, मतलब आपके ब्लड को निकालते हैं, और उस ब्लड के थ्रू क्या होता है, आपका दोष निकल जाता है। और धीरे धीरे इस प्रोसीजर को करते करते एक टाइम आता है कि एक शुद्ध खून आपके आपके बॉडी में चलने लगता है। मतलब बनते बनते वो बिल्कुल प्योर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक ग्लास पानी है और वो गंदा है, और उसमें आप नल खोल दो, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गंदा पानी बाहर आ जाएगा और बिल्कुल ग्लास में प्योर वाटर होगा। तो बस वही है रक्त मोक्षण। आई होप मैं आपको पूरी चीज़ें समझा पाई होंगी। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बस पंचकर्मा में ये 5 इंक्लूड होते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। और अभी आप जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे विद्धकर्मा, अग्निकर्मा, है ना, और धूमपान, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। और मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करूँगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि यस वी आर डूइंग गुड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।